हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ड्यू फिजिक्स एग्जाम प्रेप बाय विनय प्रताप एंड स्पेशल वेलकम टू ऑल द ड्यू बीएससी फिजिक्स ऑनर स्टूडेंट्स। दोस्तों, अगर आप भी एटॉमिक मॉलिक्यूलर एंड न्यूक्लियर फिजिक्स को रिवाइज करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर लैंड हुए हैं, सही चैनल पर आए हैं। आपको इस चैनल पर वन शॉट रिवीजन वीडियोस मिलेंगे एटॉमिक मॉलिक्यूलर एंड न्यूक्लियर फिजिक्स के। यूनिट 2 एंड यूनिट 3 के मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। नाउ इन दिस वीडियो वी विल रिवाइज यूनिट 1 इन डिटेल। हर टॉपिक आपको इम्पोर्टेंट मतलब बताऊंगा इस किस टॉपिक में कहाँ इंपॉर्टेंट है, कहाँ से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, कहाँ पर एग्जाम में गलती नहीं करनी है एंड किस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना है। तो अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है। जितने भी लोग अभी तक मुझे नहीं जानते हैं, माय नेम इज विनय प्रताप सिंह। आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और गाइस, अगर आपको किसी और भी टॉपिक पर वीडियोस चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता देना कि आपको नेक्स्ट टॉपिक किस वीडियोस पर चाहिए। एंड आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां पर आप मुझसे डाउट्स पूछ सकते हैं। कोई भी आपको मटेरियल चाहिए वहां पर पूछ सकते हैं, इंस्टेंटली आपको वहां पर रिप्लाई मिलेगा। ठीक है। बाकी आपको अगर आपने मेरी यूनिट 2 एंड यूनिट 3 की वीडियोस देखी हैं तो आप मेरे लिए एक हेल्प कर सकते हो, एक फीडबैक फॉर्म भर सकते हो। वहां से मेरी थोड़ी हेल्प हो जाएगी कि मुझे कहाँ पर इंप्रूव करना चाहिए। ठीक है। बाकी स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला टॉपिक हमारे पास आता है बोहर मॉडल। तो बोहर मॉडल से स्टार्ट करते हैं। बोहर मॉडल हमने काफी बार पढ़ चुका है। देखो, जहां पर मैंने येलो हाइलाइटर से मार्क किया वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एक मिनट, मार्कर कहाँ पे गए? एक मिनट गाइस। नाउ इट इज फाइन। तो देखो, जो मैंने येलो हाइलाइटर से मार्क किया वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। फॉर एग्जांपल बोहर मॉडल, टर्म सेपरेशन कैसे होती है डबलेट के अंदर, जीमन इफेक्ट, पाइशन-बैक इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट एंड इन तीनों के बीच का डिफरेंस क्या है, हाइपर फाइन स्प्लिटिंग क्या होती है। एंड हम ऑब्वियसली इन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे, बाकी टॉपिक्स को भी। ठीक है। ज्यादा फोकस इन पर रहेगा जो मैंने किया है येलो हाइलाइटर से। तो लेट्स स्टार्ट विद बोहर मॉडल। सो बोहर मॉडल में हाइड्रोजन लाइक मॉडल के लिए होता है ये जो मॉडल होता है ये हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए होता है। हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए होता है। क्वांटाइजेशन कंडीशन हम इसमें यूज करते हैं एम वी आर इक्वल टू एन एच कट। फ्रीक्वेंसी दो लेवल्स के बीच की क्या होती है, E2 - E1/h क्रॉस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम कंपेयर करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स से, वहां पर हमारे पास रेडियस का फॉर्मूला आता है, बोहर रेडियस मिल जाती है, वेलोसिटी का रिलेशन आ जाता है एंड टोटल एनर्जी का रिलेशन आ जाता है। टोटल एनर्जी ये काफी क्लास 12th वाली डेरिवेशंस है। आई आई थिंक इनको डिस्कस करना यहाँ पर ज्यादा फायदेमंद नहीं है। आपके पास एक रिडबर्ग कांस्टेंट आता है, एनर्जी कैसे प्रोपोर्शनल होती है, Z² / n²। ठीक है। टोटल एनर्जी नेगेटिव है, इट मींस इट इंडिकेट्स दैट इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस। एनर्जी नेगेटिव का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस। फिर हमारे पास फाइनाइट मास करेक्शन होता है, हम रिड्यूस मास लेते हैं। ठीक है। ओके। फॉर अ फाइनाइट न्यूक्लियर मास हमारे पास जो रेडियस होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, 1/μ, दैट इज लार्जर मास लार्जर रेडियस। वेलोसिटी इंडिपेंडेंट होती है मास की, तो वो अनचेंज रहेगी। एंड ये आपके पास रिडबर्ग कांस्टेंट है। ठीक है। यहाँ पे इन्होंने कंपेयर किया हुआ है हाइड्रोजन को, ड्यूटेरियम को, ट्रीशियम को। तो हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रीशियम में मास किसका ज्यादा होगा, रिड्यूस मास ट्रीशियम का, फिर ड्यूटेरियम का, फिर हाइड्रोजन का। तो जो रेडियस होगा वो ट्रीशियम का ज्यादा होगा। वाई? बिकॉज रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू। ठीक है। यहाँ पर शायद रिवर्स आएगा, प्लीज इसको चेक कर लेना, प्लीज वेरीफाई। अगर मास का रिड्यूस मास का ऑर्डर ये है तो रेडियस का जो ऑर्डर है वो इसके इनवर्स आएगा। यहाँ पर रेडियस गिवन है पॉजिट्रॉन एटम का, म्यूनिक एटम का मास गिवन है। म्यून का मास कितना होता है, 186 टाइम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, ये हम ऑलरेडी काफी टाइम से देखते आ रहे हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा क्या होता है, काफी सारे लेवल्स होते हैं, n = 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी। जो ग्राउंड स्टेट होता है उसकी एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। फिर उसको डिवाइड करते रहते हैं बाय n² से, तो एनर्जी 3.4 1.51 0.85 0.54 37 एंड सो ऑन। जो जो भी ट्रांजिशंस आपके n = 1 पर गिरते हैं
उनको हम बोलते हैं लाइमन लाइमन लाइंस, लाइमन सीरीज में आते हैं वो। जो n इक्वल टू 2 पर आकर गिरते हैं उन्हें बामर बोलते हैं, फिर पाशन, फिर ब्रैकेट, फिर पी फंड। क्लियर है, ये काफी बार देख चुके हैं ये। अब आपके पास फ्रीक्वेंसी का, किसी भी ट्रांजिशन की अगर आपको फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है तो उसका आपके पास ये फॉर्मूला होता है, फ्रीक्वेंसी या फिर वेवलेंथ इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट इनटू z स्क्वायर 1 अपॉन n फाइनल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n इनिशियल स्क्वायर। आई वुड सजेस्ट कि इस फॉर्मूले को ऐसे ही याद रखो। n1 n2 की फॉर्म में मत याद रखना, क्योंकि n1 n2 में कंफ्यूज हो जाते हैं कि फाइनल कौन सा है, इनिशियल कौन सा है। तो इसको ऐसे ही रखो, फाइनल माइनस इनिशियल। जहां पर लैम्डा, अगर लैम्डा हमें वेवलेंथ कैलकुलेट करना है, एनर्जी गिवन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, तो आप फॉर्मूला यूज करोगे 12400 डिवाइड बाय एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपके पास जो आंसर आएगा डेट विल बी इन एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ। अगर आपको वेवलेंथ नैनोमीटर में चाहिए, फॉर एग्जांपल आपको वेवलेंथ नैनोमीटर में चाहिए, तो आप यूज करना 1240 डिवाइड बाय ई इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डिफरेंस है यहाँ पे 12400 है, यहाँ पे 1240 है सर, ठीक है। तो लाइमन सीरीज का यहाँ पर बताया गया है कि मिनिमम वेवलेंथ इतना होता है, मैक्सिमम इतना होता है। अब मिनिमम वेवलेंथ कब होगा, देखो एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होती है, एच सी बाय लैम्डा। तो मिनिमम वेवलेंथ कब होगा, जब मैक्सिमम एनर्जी होगी। एंड मैक्सिमम एनर्जी कब होगी, जब इन्फिनिटी से 1 पे आओगे। ऐसे ही मैक्सिमम वेवलेंथ कब होगी, जब मिनिमम एनर्जी होगी। तो मिनिमम एनर्जी जब होगी जब n2 से n1 पे आओगे। सिमिलरली बामर के लिए भी यहाँ पर दिया है, ठीक है। जो 3:2 से आती है उसको हम एच अल्फा लाइन बोलते हैं, जो 4 से 2 पर आती है लाइन उसको हम एच बीटा बोलते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है हमारे पास, इन्फिनिटी माइनस E1। इन्फिनिटी पर हम एनर्जी एज्यूम करते हैं 0 है, माइनस n इक्वल टू 1 पर एनर्जी कितनी होती है, -13.6। So 13.6 is the ionization energy. Ionization energy is that energy which is required to free the electron. इलेक्ट्रॉन को फ्री कर देना, मतलब वहां पर इंफिनिटी पर भेज देना, ठीक है। ये आपको गिवन है। अब एक्साइटेशन एनर्जी देखते हैं। सो एक्साइटेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू मेक द इलेक्ट्रॉन कैपेबल ऑफ जंप टू द हायर एनर्जी स्टेट। एक्साइटेशन एनर्जी इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक द इलेक्ट्रॉन कैपेबल ऑफ जंप टू द हायर एनर्जी स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी आपकी होती है E2 माइनस E1 के इक्वल। सो -3.4 माइनस ऑफ 13.6, तो 10.2 आएगी आपकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। सेकेंड आयनाइजेशन आप निकाल सकते हो, ठीक है, ऐसी। पोजिट्रोनियम के लिए आपके पास गिवन है। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी फिर किसके इक्वल होगी, -En के। फॉर एग्जांपल n इक्वल टू 1 के लिए -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इसको इतनी अगर एनर्जी दे दें तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा इस एटम से। तो दैट विल बी द बाइंडिंग एनर्जी। आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी डिवाइड बाय ई। एनर्जी क्या होती है, एनर्जी इज Q इंटू वी, पोटेंशियल। तो अगर आपको आयनाइजेशन पोटेंशियल निकालना है V, तो ये क्या होगा, E बाय इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो वही आयनाइजेशन एनर्जी को E से डिवाइड किया हुआ है। फॉर एग्जांपल आपके पास लिथियम, अब लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी Z स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है एंड 13.6, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी होगी 12.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आयनाइजेशन पोटेंशियल कितना होगा, आयनाइजेशन एनर्जी डिवाइड बाय ई। तो ये ई कैंसिल हो जाएगा, आपके पास वोल्ट्स में आ जाएगा आंसर, ठीक है। पोटेंशियल है, ध्यान रखना, तो यूनिट क्या होगी, वोल्ट। फिर अगर हम रिलेशन देखें, रिलेशन बिटवीन एनर्जी फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर, वेवलेंथ एंड वेव नंबर। तो एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। अगर मीटर या सेंटीमीटर इनवर्स में गिवन है तो क्या यूज करोगे, एच सी न्यू, और ओमेगा की टर्म्स में ऐसे। जहां पर एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जूल में, कैलोरी में, किसी में भी गिवन हो सकती है। फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में गिवन होगी, या हो सकता है लैम्डा आपको एंगस्ट्रॉम या नैनोमीटर में दे दे, यहाँ पे मीटर या सेंटीमीटर इनवर्स या फिर हर्ट्ज में दे दे, ठीक है। सो द रिलेटिव पॉपुलेशन ऑफ टू लेवल्स, किस लेवल में कितनी पॉपुलेशन है वो हम बोल्ट्जमैन लॉ से कैलकुलेट करते हैं। n इज प्रोपोर्शनल टू एक्सपोनेंशियल माइनस ई डिवाइड बाय केबीटी। तो किसी भी दो लेवल का अगर हम रिलेटिव पॉपुलेशन कैलकुलेट करें, मींस n2 बाय n1, तो वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, एक्सपोनेंशियल E2 माइनस E1 डिवाइड बाय केबीटी इंटू डी डी सॉरी नॉट डी, G2 बाय G1, जहां पे G2 एंड G1 क्या है, डीजेनरेसी ऑफ दैट लेवल। फॉर एग्जांपल n इक्वल टू 2 लेवल की डीजेनरेसी
आपके पास 2 है, इसकी डीजेनरेसी 1 है। तो हमें डीजेनरेसी को भी अकाउंट में लेना है, तब हम क्या निकाल पाएंगे, रिलेटिव पॉपुलेशन ऑफ 2 लेवल्स। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंपली डेल्टा ई को एच न्यू पुट करोगे, यहां से फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करोगे, एंड इस फ्रीक्वेंसी से आपके क्या आ जाएगी, कैपिटल एफ आ जाएगा, 2 टाइम्स रेडबर्ग कांस्टेंट इंटू सी डिवाइड बाय एन क्यू। अच्छा, फेलियर क्या थे इसके बोहर मॉडल के, दीज आर दी फेलियर्स ऑफ बोहर मॉडल। Bohr model cannot explain the fine structure, anomalous Zeeman effect, rate and selection rule of transition, and it is not applicable on more than one electron system. जैसे ही हम हाइड्रोजन से हीलियम पे एंड लिथियम पे जाते हैं, so this Bohr model fails. अब हम क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके पास ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम गिवन है कि -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। पॉजिट्रोनियम की गिवन है, पॉजिट्रोनियम की कितनी होगी ये पूछा है सिर्फ। तो आपको रिलेशन पता होना चाहिए ग्राउंड स्टेट एनर्जी के बीच में और रिड्यूस मास के। तो एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होती है, 1 अपॉन रिड्यूस मास, तो उन दोनों से आप निकाल सकते हो। यहाँ पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है। आपको रिड्यूस मास दे रखा है, वेवलेंथ का रिलेशन पूछा है, किसी की वेवलेंथ पूछी होगी। सेम क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर लेना। ये सोमरफील्ड मॉडल है, लीस्ट इंपॉर्टेंट है, बट थोड़ा थोड़ा सा इसको देख लेते हैं ऊपर ऊपर से। फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू 1/137 होती है। दिस थ्योरी सक्सेसफुल इन एक्सप्लेनिंग द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम। क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं आपके, एक होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विच रिप्रेजेंट्स ऑर्बिटल और शेल, जिसकी n1 2 3 वैल्यू होती है। n=1 को हम k से, n2 को l से, n3 को m से, एंड सो ऑन। इंक्लूड बाय सोमरफील्ड, इंट्रोड्यूस बाय सोमरफील्ड। एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के। ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू z² बाय n²। ठीक है, n² डिनोमिनेटर में होता है तो 1 आएगा। ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ पे। ऑर्बिटल और एजीमुथल क्वांटम नंबर, so it represents a shape of orbital, l is equals to 0 1 2 3 up to n-1। तो l is equals to 0 को हम s बोलते हैं, 1 को p d एंड सो ऑन। फिर आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसकी वैल्यू -L2 + L होती है। टोटल l वैल्यूज कितनी होती है, 2l + 1। रिप्रेजेंट्स द स्टेट ऑफ एन एटम और इलेक्ट्रॉन। En क्या है, फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। En, L मीन्स मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की एनर्जी लिख रहे हो आप। मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट्स द ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द स्टेट, इलेक्ट्रॉन की ओरिएंटेशन बताता है स्टेट में। तो ms इज टू +-1 टू रिप्रेजेंट्स 2 डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर नोट, ध्यान देने वाली कुछ बातें। डीजेनरेसी ऑफ लेवल क्या होती है, अगर विदाउट स्पिन, स्पिन कंसीडर नहीं कर रहे हो तो डीजेनरेसी n² के इक्वल होती है। अगर स्पिन को कंसीडर करोगे तो डीजेनरेसी 2n² होती है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल, तो 2n² हो गए। अगर डायरेक्टली आपको पूछ ले लेट्स से कि n इज 4 5 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो डायरेक्टली यूज करना 2n², उसका स्क्वायर करना, 2 से मल्टीप्लाई करना और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब शेल, तो वो होंगे 2 × 2l + 1। उसी से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन है यहाँ पे। अगर हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की बात करें, तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आपके पास है √L × L + 1 × μb। बोहर मैग्नेटोन होता है EH/4πm। सारे कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू पुट करोगे, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, प्लैंक्स कांस्टेंट, 4π, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आपके पास बोहर मैग्नेटोन की वैल्यू आ जाएगी 9.27 × 10⁻24। लार्मर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, E/B/4πm। स्पेस क्वांटाइजेशन में एक कंडीशन होती है। फिर स्टर्न गैरलैक एक्सपेरिमेंट में क्या था, आपके पास सिल्वर एटम्स को आपने पास किया कोलीमीटर से, आपके पास यहाँ पे इनहोमोजीनियस स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड थी, तो आपने देखा कि आपके स्प्लिटिंग हो रही है यहाँ पे स्क्रीन पर। ठीक है, इट प्रोवाइड्स एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन, डेमोन्स्ट्रेट वेक्टर एटम मॉडल एंड स्पेस क्वांटाइजेशन। थ्योरेटिकली इसको याद रख लो बस कि ये क्या एविडेंस है इलेक्ट्रॉन की स्पिन का, कि इलेक्ट्रॉन की अप स्पिन अलग आएगी, इलेक्ट्रॉन की डाउन स्पिन अलग आएगी इस एक्सपेरिमेंट में जब आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे इनहोमोजीनियस।
स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ये नोट कर लेना, ध्यान, लिखा हुआ है। अगर हम वेक्टर मॉडल की बात करें तो स्पिन ऑर्बिट कपलिंग में आपको मैंने बताया था कि जे की जो वैल्यू होती है वो एल माइनस एस से एल प्लस एस तक होती है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ये होता है जहां पर जी जे क्या होता है, लैंडेज जी फैक्टर, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1 प्लस जे इंटू जे प्लस वन प्लस एस इंटू एस प्लस वन माइनस एल इंटू एल प्लस वन डिवाइड बाई टू जे इंटू जे प्लस वन। अब जो टू जे इंटू जे प्लस वन होता है ये सिर्फ इसके नीचे होता है, वन इस पूरे एक्सप्रेशन से अलग होता है। तो अगर प्योर ऑर्बिटल मोशन है तो लैंडेज जी फैक्टर की वैल्यू 1 होगी, अगर स्पिन मोशन है तो लैंडेज जी फैक्टर की वैल्यू 2 होगी। एंगल बिटवीन डिफरेंट मोशंस, ये एंगल होता है जे इंटू जे प्लस वन एल माइनस एल, एल इंटू एल प्लस वन माइनस एस इंटू एस प्लस वन डिवाइड बाई, लिखिए यहां से आपके पास एंगल आ जाएगा। ठीक है, अब जो स्ट्रक्चर होता है देखो यहां से थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है। फाइन स्ट्रक्चर का जो सिंबल होता है उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मल्टीप्लिसिटी 2s+1, फिर एल की वैल्यू और फिर टोटल एंगुलर एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, दिस इज द स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म और नोटेशन। यहाँ पर सिलेक्शन रूल क्या होता है कि जो जे होता है डेट हैज टू बी जे 0 प्लस माइनस वन, एल का सिलेक्शन रूल होता है प्लस माइनस वन एंड एस 0 होता है। वेक्टर कपलिंग मॉडल ऑफ मैनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स। अफबाउ प्रिंसिपल आपको बताता है कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। सबसे पहले किस में आएंगे, 1s में 2s 2p 3s, फिर 3p 4s 3d 4p, जैसे जैसे ये कर्व मूव कर रहा है ऐसे ऐसे आपको इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। इक्विवेलेंट एटम, इक्विवेलेंट टर्म्स या इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स उनको बोलते हैं जो सेम लेवल के अंदर होते हैं। जैसे s2, s के अंदर ही दो इलेक्ट्रॉन है, sp के अंदर एक, s के अंदर है एक, d के अंदर है, तो दीज आर नॉन इक्विवेलेंट टर्म्स। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर रूल आता है विच इज नोन एज हंट्स रूल और फॉर कंपेयरिंग एनर्जी। हंट्स रूल फॉर कंपेयरिंग एनर्जी, ये आपका हर जगह यूज होता है। हंट्स रूल आपका एलएस कपलिंग में भी यूज होगा, जेएस कपलिंग में भी यूज होगा, स्टार्क इफेक्ट में यूज होगा, पाइशनबेक इफेक्ट में यूज होगा, हर जगह जहां पर भी आप एनर्जी लेवल्स ड्रॉ करोगे वहां पर आपका हंट्स रूल यूज होगा। हंट्स रूल को बहुत ही अच्छे से समझ लो, इसके अंदर 4 पॉइंट्स हैं। दिस इज फर्स्ट पॉइंट, टू, थर्ड एंड ये थर्ड पॉइंट के ही दो पार्ट हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, लार्जेस्ट एस टर्म हैज लोवेस्ट एनर्जी। इसका क्या मतलब है, एस टर्म मतलब जैसे दो टर्म है आपके पास 3s एंड 1s, तो किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल 3s की एनर्जी कम होगी, 3s नीचे आएगा, 1s ऊपर आएगा, ऐसे होगा एनर्जी का ऑर्डर। ठीक है, s का मतलब मल्टीप्लिसिटी, ठीक है, स्पिन टर्म। अब सेकेंड पॉइंट क्या कहता है हमारा हंट्स रूल कि लार्जेस्ट एल हैज लोवेस्ट एनर्जी। फॉर एग्जांपल आपके पास सेम एस की वैल्यू है, एक 3d है, एक 3l है और एक 3s है, सॉरी नॉट 3d 3p 3s। तो जिसके लिए l की वैल्यू ज्यादा होगी मींस d के लिए उसकी एनर्जी कम होगी, तो 3d नीचे आएगा, उसके बाद 3p फिर 3s। ये कहता है सेकंड पॉइंट हंट्स रूल का। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, फॉर अ जे टर्म, फॉर एग्जांपल आपके पास कॉन्फ़िगरेशन है sp2, तो लेस देन हाफ फील्ड है, तो लेस देन हाफ फील्ड के लिए लोवेस्ट जे हैज लोवेस्ट एनर्जी एंड ग्रेटर देन हाफ फील्ड के लिए लार्जेस्ट जे हैज लोवेस्ट एनर्जी। इसको एग्जांपल के साथ देखेंगे अभी, लेकिन अभी ये पॉइंट्स को क्लियर करो। उसके बाद डीजेनरेसी देखते हैं, डीजेनरेसी ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म। जो 2j+1 होता है दैट इज द डीजेनरेसी ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म। डीजेनरेसी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये आप थोड़ी देर के लिए इग्नोर भी कर सकते हो। अगर आपको स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म की जे वैल्यू पता है तो यहां से 2j+1 क्या होगी इसकी डीजेनरेसी। जैसे क्वेश्चन देख लो, आपको कॉन्फ़िगरेशंस गिवन है, कॉन्फ़िगरेशन क्या गिवन है 3d6 3d4, तो आपने इनकी ml ms वैल्यू लिख ली, यहां से कैपिटल एल कैपिटल एस वैल्यू आ गई, तो एल माइनस एस से एल प्लस एस, तो जे वैल्यूज आ गई। अब एल इज टू 2 के लिए डी ऑर्बिटल है, s2 है, मल्टीप्लिसिटी 5 होगी, तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स कितनी आएंगी, कैसे लिखते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स, 2+1 एल जे,
तो 2s+1 तो 5 हो गया सबके लिए, एल वैल्यू डी के लिए 2 होगी, मतलब डी हो गया, एंड जे की वैल्यू कितनी आएगी 0 1 2 3 4, तो 5d0 5d1 5d2 5d3 5d4 सो ऑन, ये आपके पास टर्म्स आ गई। अब हंट्स रूल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में ये नहीं पूछेगा कि कितनी टर्म्स पॉसिबल हैं, क्वेश्चन में पूछेगा फाइंड द ग्राउंड स्टेट टर्म। देखो अगर इस क्वेश्चन में देखोगे, इस क्वेश्चन में नहीं पूछा हुआ लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा होगा, ये पक्का पूछते हैं कि ग्राउंड स्टेट टर्म क्या होगी। तो ग्राउंड स्टेट टर्म अभी हमने क्या देखा था कि अगर आपके पास सेम एस वैल्यू है, सेम एल वैल्यू है, तो कौन सा पॉइंट लगाएंगे हम, थर्ड पॉइंट, कि अगर कॉन्फ़िगरेशन लेस देन हाफ फील्ड है तो लोवेस्ट जे हैज लोवेस्ट एनर्जी, ग्रेटर देन हाफ फील्ड है तो लार्जेस्ट जे हैज लोवेस्ट एनर्जी। तो कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लो, 3d6 है तो लेस देन हाफ फील्ड है, मोर देन हाफ फील्ड है, मोर देन हाफ फील्ड है, सो मोर देन हाफ फील्ड के लिए हाईएस्ट जे हैज लोवेस्ट एनर्जी, मींस 5d4 हैज लोवेस्ट एनर्जी। अगर यही कॉन्फ़िगरेशन ऐसी रही होती 3d2 या 3d3 या 3d1 तो लेस देन हाफ फील्ड होती, तो लेस देन हाफ फील्ड के केस में फिर 5d0 की लोवेस्ट एनर्जी होती, सो 5d0 क्या होती है हमारी ग्राउंड स्टेट टर्म। बस इस केस में क्या है हमारा 5d4 हमारी ग्राउंड स्टेट टर्म। क्लियर है। एक और एग्जांपल दिया हो यहाँ पे क्रोमियम 2+ का, कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आनी चाहिए, दैट इज द फर्स्ट foremost important thing that you should know before solving these types of question। कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख पाए ये तो फिर भूल जाओ, नहीं कर पाओगे। तो अफबाउ प्रिंसिपल पता होना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ और एग्जांपल्स गिवन है, एलएस कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है एंड ग्राउंड स्टेट लिखनी है इन सभी की, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन लिखना इनकी, चेक करना एंड ग्राउंड स्टेट लिख देना। मेथड सेम है जो हमने ऊपर किया। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको दिखेंगे कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको प्रैक्टिस कर लेना याद से। समझा मैंने दिया है, प्रैक्टिस करना आपके ऊपर है। इतना टाइम नहीं है, एग्जाम 3 से 4 दिन बाद है कि मैं आपको इतना प्रैक्टिस कर पाऊँ क्वेश्चन। बाकी अगर आपको प्रैक्टिस करना है, हाँ मैं आपकी इतनी हेल्प कर सकता हूँ कि मैंने ऑलरेडी इन पर ग्राउंड स्टेट टर्म्स निकालने पर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, मैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा या आपको ग्रुप्स में शेयर कर दूंगा। उसके लिए जरूरी है कि आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ सबसे पहले। तो उस ग्रुप में मैं एक लिंक शेयर करूंगा, वो मैंने वीडियो बना रखी है, अराउंड 20 से 25 मिनट का है। उसमें बहुत ही अच्छे से मैंने ग्राउंड स्टेट टर्म्स निकालनी सिखाई हुई है, ठीक है। सो ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके। अब टर्म सेपरेशन पर आते हैं, टर्म सेपरेशन इन डबलेट एंड वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। सो यहां पर 2p स्प्लिट हो जाता है p3/2 एंड p1/2। ये हम देखेंगे आगे इसका रीजन क्या है, ठीक है। अभी अब जस्ट इतना ध्यान रखो कि इसके बीच का जो सेपरेशन होता है दैट इज नथिंग बट डेल्टा ई डिवाइड बाय एच सी, वेव नंबर की फॉर्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट रूल आता है हमारे पास, लैंडे इंटरवल रूल। लैंडे इंटरवल रूल हमारे पास क्या कहता है, टर्म सेपरेशन इन डबलेट फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हायर जे वैल्यू। जिन स्टूडेंट ने मेरी वो फर्स्ट स्टार्टिंग की 3-4 वीडियो देखी है उसमें मैंने एग्जांपल के साथ बताया था कि 3D321 ये एक मल्टीप्लेट है जिसमें आपका 3 लेवल में स्प्लिट होता है ये। तो इस लेवल में से इसका जो सेपरेशन, दोबारा से ड्रॉ करता हूं, यहां जो सेपरेशन होता है ये सबसे ज्यादा होता है क्योंकि इसमें जे की वैल्यू हायर होती है। तो वही यहां पर लैंडे इंटरवल रूल क्या कहता है, टर्म सेपरेशन इन डबलेट फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एनर्जी जो होती है डिफरेंशियल एनर्जी होती है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू हायर जे वैल्यू। ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, हायर जे वैल्यू, ठीक है। हाँ देखो यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, इस एग्जांपल में अगर देखें तो ये लेवल दो में स्प्लिट हुआ हुआ है, 2p3/2 एंड 2p1/2। तो जो एनर्जी का सेपरेशन होगा वो 3/2 के प्रोपोर्शनल होगा। तो देखो डेल्टा ई इज प्रोपोर्शनल टू 3/2। तो इस क्वेश्चन को अगर करना होता तो आप डायरेक्टली ए पर टिक लगाते, क्योंकि डेल्टा ई सेपरेशन अकॉर्डिंग टू लैंडे इंटरवल रूल अगर ये मल्टीप्लेट है तो इसका डेल्टा ई किसके प्रोपोर्शनल होगा, हायर जे वैल्यू 3/2 के। तो 3/2 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, देखा।
यहाँ पर भी लैंडे इंटरवल दिखाया गया है कि हायर जे वैल्यू के प्रोपोर्शनल होता है। देखो जैसे 3p लेवल है, ये 2 में स्प्लिट हो जाएगा, p 3/2, p हाफ, 3s है, ये अनस्प्लिटेड रहेगा। सिलेक्शन रूल हम देख चुके हैं। द सम ऑफ इंटेंसिटी ऑफ दीज लाइन्स ऑफ अ मल्टीप्लेट विच कम फ्रॉम अ कॉमन इंटरवल इनिशियल लेवल इज प्रोपोर्शनल टू क्वांटम वेट 2j+1 ऑफ ईच लेवल। ठीक है, अब इंटेंसिटी का रेशियो देखते हैं। Sum of intensities of these lines, of those lines which ends at a common level is proportional to quantum weight of that level. मतलब intensity is proportional to 2j+1, ये आप ध्यान रखो, intensity is proportional to 2j+1। तो उस लेवल की j वैल्यू रख दी 3/2, तो उनका रेशियो आ गया 2/1। अगर आपको डीजेनरेसीज गिवन है तो आप जो इंटेंसिटी का रेशियो होगा डेट विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ डीजेनरेसी एंड द रेशियो ऑफ मतलब पॉपुलेशन इन दैट लेवल्स। ठीक है, n2/n। यहाँ पर भी सेम प्रिंसिपल यूज किया है कि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 2j+1। किसी भी 2 लेवल की इंटेंसिटी आपसे पूछ लेगा, आप निकाल दो। यहाँ पर फिर एल्कली मेटल का स्पेक्ट्रा है। आगे बढ़ते हैं मेन पार्ट पर, डेट इज योर जी मैन इफेक्ट। तो जी मैन इफेक्ट क्या है? इट इज द स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑन फाइन स्ट्रक्चर लाइंस। मतलब आप कह सकते हो फाइन स्ट्रक्चर लाइंस की जो स्प्लिटिंग होती है इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब जीवन इफेक्ट आपके पास कई टाइप का होता है। फर्स्ट टाइप इज नॉर्मल जीवन इफेक्ट। नॉर्मल जीवन इफेक्ट में ये कहां पर अप्लाई होता है? जहां पर सिंगलेट स्टेट होती है, मतलब कैपिटल एस की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो कैपिटल जे की वैल्यू क्या होगी? l+s, तो s 0 है तो l के इक्वल। तो मैग्नेटिक फील्ड, अब देखो नॉर्मल जीवन इफेक्ट के अंदर दो पॉसिबिलिटीज है कि आपके या तो मैग्नेटिक फील्ड वीक होगी या स्ट्रॉन्ग होगी। लाइन स्प्लिट्स इनटू 2 और 3 कंपोनेंट्स, ये नेक्स्ट पार्ट है इसका। सिलेक्शन रूल होता है कि डेल्टा एम एल शुड बी इक्वल टू 0, ±1। एंड ये 3 लाइन कौन सी होती है? 3 कंपोनेंट्स ऑफ लाइंस। एक होती है पाई के कोरस्पॉन्डिंग, दो होती है सिग्मा के कोरस्पॉन्डिंग। इनको बोलते हैं सर्कुलरली पोलराइज, ये होती है लीनियरली पोलराइज। ये डेल्टा एम एल इज टू -1 के करस्पॉन्डिंग आती है, ये डेल्टा एम एल इज टू प्लस के करस्पॉन्डिंग आती है, एंड जो 0 के करस्पॉन्डिंग आती है डेट इज योर पाई लाइन। लाइट एमिटेड अलोंग और पैरेलल, वो सर्कुलरली पोलराइज लाइट होंगी। लाइट एमिटेड परपेंडिकुलर टू बी, मैग्नेटिक फील्ड के जो परपेंडिकुलर लाइट एमिट होगी दैट विल बी लीनियरली पोलराइज लाइट। सेपरेशन बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव लाइंस, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं। सेपरेशन बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव लाइंस इन टर्म्स ऑफ अगर फ्रीक्वेंसी देखें तो जीएल क्या है? जीएल इज अगेन योर लैंडेज जी फैक्टर, ई बी डिवाइड बाय 4πm। ये फ्रीक्वेंसी डिफरेंस कितने आएगा? हर्ट्ज में। अगर डेल्टा लैम्डा की बात करें, मतलब सेपरेशन इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, तो ये क्या होगा? लैम्डा स्क्वायर बाय सी जी एल इंटू ई बी बाय 4πm। फर्स्ट लेवल स्प्लिटिंग अकर्स देन लाइन स्प्लिटिंग। पहले लेवल स्प्लिट होते हैं फिर लाइन स्प्लिट होती है। देखो एग्जांपल है स्पेक्ट्रल लाइन कोरस्पॉन्डिंग टू एटॉमिक ट्रांजिशन j = 1 to j = 0 स्टेट स्प्लिट्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 किलो गोस। बी की वैल्यू दे दी, 3 कंपोनेंट्स, ठीक है, बता दिया। आपके पास क्या गिवन है? ये गिवन है, अभी देखते हैं क्या है। इफ द जीरो फील्ड स्पेक्ट्रल लाइन कोरस्पॉन्ड्स टू दिस। अच्छा, आपको वेवलेंथ दे दी, ठीक है ठीक है, 2 लाइन की वेवलेंथ दे दी, तो आप यहां से डेल्टा लैम्डा कैलकुलेट कर लोगे। व्हाट इज द जी फैक्टर कोरस्पॉन्डिंग टू j = 1 स्टेट? तो आप ये सेपरेशन का फॉर्मूला यूज करोगे इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, लैम्डा स्क्वायर बाय सी जी इंटू म्यू बी बाई एच क्रॉस। जी यहां से सेपरेट कर लोगे, बाकी सब कांस्टेंट है, मतलब सबकी वैल्यू आपके पास गिवन है, सारी वैल्यूज पुट करोगे तो जी की वैल्यू आपके पास 1 आएगी। ऑल्टरनेटली अगर आप ध्यान से, अगर आपने स्टेटमेंट में देखा होता
यहाँ पर ऑलरेडी आपको मेंशन किया गया इट स्प्लिट्स इनटू 3 कंपोनेंट्स, तो 3 कंपोनेंट्स में सिर्फ नॉर्मल जी वन इफेक्ट ही मतलब स्प्लिटिंग करता है 3 उसमें। तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे, गिवन है कि 2 लाइन स्प्लिट इनटू 3 कंपोनेंट्स, सो इट इज अ नॉर्मल जी वन इफेक्ट। ठीक है, जो बाकी क्वेश्चंस है ये भी सेम है, सेम फॉर्मूले पर बेस्ड है, आपको सारे कॉन्स्टेंट्स वैल्यू गिवन होंगे, एक दो पूछ लेगा। ठीक है, सो इनको देख लेना एक बार ध्यान से। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, नेक्स्ट जीमैन इफेक्ट। फर्स्ट था हमारा नॉर्मल जीमैन इफेक्ट, सेकंड इज अनोमलस जीमैन इफेक्ट। तो वो सिंगलेट स्टेट के लिए होता था, ये मल्टीप्लेट स्टेट के लिए होता है। दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। वहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग या वीक हो सकती है, लेकिन यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, वीक होगी। इट हैपन्स इन वीक मैग्नेटिक फील्ड। लाइन स्प्लिट्स इन 4 और मोर कंपोनेंट्स, वहां पर लाइन 3 कंपोनेंट्स में स्प्लिट होती थी, सिग्मा पाई पाई। यहां पर 4 और मोर कंपोनेंट्स में स्प्लिट होगी। सिलेक्शन रूल क्या होगा, 0, +-1। स्टेट ऑफ पोलराइजेशन, जब परपेंडिकुलर होगा बी के तो प्लेन पोलराइज, जब पैरेलल होगा बी के तो सर्कुलरली पोलराइज्ड, और ये वाला ट्रांजिशन फॉरबिडन होगा, सॉरी। एनर्जी शिफ्ट का फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा डेल्टा न्यू विल बी इक्वल टू जी जे इंटू ई बी बाई 4πm इन हर्ट्ज। तो दोनों के लिए एनर्जी सेपरेशन का फॉर्मूला ध्यान रखना, इन केस ऑफ नॉर्मल एंड इन केस ऑफ अनोमलस, दोनों के लिए एनर्जी सेपरेशन का फॉर्मूला ध्यान रखना। सिमिलरली इस पर भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, अगर आपके पास टाइम बच जाता है रिवीजन के बाद तो आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, कंसेप्ट्स में बता चुका हूं, कंसेप्ट सेम यूज होंगे, एक दो क्वेश्चन आपको नया मिल सकता है, बाकी तो सेम कंसेप्ट है। उसके बाद आता है हमारे पास पार्शियल बैक इफेक्ट। सो पार्शियल बैक इफेक्ट किसके लिए होता है, अगेन मल्टीप्लेट के लिए होता है। मल्टीप्लेट, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है। अनोमलस में क्या था, मैग्नेटिक फील्ड वीक थी। नॉर्मल में क्या था, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग वीक दोनों हो सकती है, लेकिन वो किसके लिए होता है, वो सिंगलेट के लिए होता है, एस इक्वल टू 0। एनोमलस किसके लिए होता है, एस नॉट इक्वल टू 0 मींस मल्टीप्लेट के लिए। पार्शियल बैक इफेक्ट मल्टीप्लेट के लिए होता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। नंबर ऑफ लाइंस कितनी आती है, 2 से 3 लाइंस आती है। एनर्जी शिफ्ट का फॉर्मूला क्या होता है, तीनों के लिए गाइस, याद से तीनों के लिए एनर्जी शिफ्ट का फॉर्मूला याद कर लेना, एनर्जी सेपरेशन का, ml + 2ms म्यू बी इंटू बी। एंड सिलेक्शन रूल ये होता है, एक बार को सिलेक्शन रूल भूल भी जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, एनर्जी का एक्सप्रेशन मत भूलना तीनों के लिए। फिर से इसके ऊपर न्यूमेरिकल गिवन है, नोट मैग्नेटिक फील्ड कंप्लीटली रिमूव्स द डीजेनरेसी ऑफ एनी लेवल। जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं ना किसी भी लेवल पर, तो उसकी डीजेनरेसी रिमूव हो जाती है। आफ्टर कंप्लीटिंग द पार्शियल बैक इफेक्ट हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट इफेक्ट आता है विच इज नोन एज स्टार्क इफेक्ट। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, स्प्लिटिंग ऑफ एटॉमिक एनर्जी लेवल्स इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर क्या डिफरेंस है, चौथा, जब तक हम मैग्नेटिक फील्ड इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड यूज कर रहे थे तो हमारे पास नॉर्मल जीमैन इफेक्ट, अनोमलस जीमैन इफेक्ट, पार्शियल बैक इफेक्ट। लेकिन जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल यूज की, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे एक्सटर्नल यूज की, तो स्प्लिटिंग होगी एनर्जी लेवल्स की, एंड दैट इफेक्ट इज नोन एज स्टार्क इफेक्ट। अब स्टार्क इफेक्ट दो फर्स्ट टाइप का होता है, लीनियर स्टार्क इफेक्ट। सो लीनियर स्टार्क इफेक्ट में जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड होती है वो वीक होती है। सिलेक्शन रूल ये होता है, एनर्जी शिफ्ट इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। नो लीनियर स्टार्क इफेक्ट इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन के ग्राउंड स्टेट में कोई भी स्टार्क इफेक्ट नहीं होता है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में होता है तभी स्प्लिटिंग हो रही है। ठीक है, अगर हम क्वाड्रेटिक स्टार्क इफेक्ट की बात करें, सो इट हैपन्स इन स्ट्रॉन्ग फील्ड इफेक्ट, मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है। सिलेक्शन रूल ये होता है, एंड जो सेपरेशन होता है डेट इज प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर। लीनियर स्टार्क इफेक्ट में डेल्टा ई इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई पावर 1, एंड क्वाड्रेटिक में ई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। नोट, no linear effect in ground as well as excited state of alkali metal. Energy of alkali metals depends upon N and L, that is E n comma L. Here L is the non-degenerate. Electric field removes degenerate partially. नेक्स्ट हमारे पास स्प्लिटिंग आती है हाइपर फाइन स्प्लिटिंग, ये थोड़ा लीस्ट इंपोर्टेंट है बट
इसको देख लेते हैं, ठीक है। फिर आपके पास ये कुछ बॉर्डनिंग है स्पेक्ट्रल लाइंस के अंदर, इन्हें भी देखना इतना टाइम वर्दी नहीं रहेगा। कुछ देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बचा हुआ है, हाँ एक्सरे स्पेक्ट्रा देख लेते हैं। ये शायद लास्ट टॉपिक रहेगा इस यूनिट का, उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे, ठीक है। सो एक्सरे स्पेक्ट्रा के अंदर, एक्सरे स्पेक्ट्रा को हम ऑल्सो बोलते हैं इनवर्स फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक्सरे आर ईएम वेव्स ऑफ वेरी शॉर्ट वेव लेंथ। कंटिन्यूअस एक्सरे होता है हमारे पास इनवर्स फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एमिटेड ड्यू टू कंटिन्यूअस डिसलेरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है रेडिएशन की, दैट इज लैम्डा शॉर्ट वेवलेंथ इज hc by e इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है आंसर, एंगस्ट्रॉम में चाहिए तो 1200 12400, और अगर नैनोमीटर में चाहिए तो 1240 डिवाइड बाय लैम्डा इन, सॉरी ई इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में प्लेस करना। सेकंड आता है आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। एमिटेड एक्सरे फोटोन इज कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे फोटोन बिकॉज इट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टारगेट मेटल एट NO, जिसके अंदर आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो 1 by lambda r infinity into 1 by nf इनिशियल nf स्क्वायर माइनस n इनिशियल स्क्वायर। ये सेम फॉर्मूला है जो हम रिडबर्ग फॉर्मूला के लिए यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक टर्म आती है z माइनस सिग्मा का स्क्वायर, जहां पे सिग्मा की वैल्यू 1 होती है के शेल के लिए, सिग्मा की वैल्यू 7.4 होती है एल शेल के लिए। ये आपको या तो क्वेश्चन में गिवन होगी या ये पूछेंगे। सिग्मा को बोलते हैं स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, स्कैटरिंग कॉन्स्टेंट सॉरी। इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का कर्व ऐसे दिखता है, कंटिन्यूअस एक्सरे में वो कंटिन्यूअस होता है, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे में उस वेवलेंथ पर पीक आती है, ठीक है। इंटेंसिटी एंड वेवलेंथ डिपेंड्स अपॉन, अगर हम कंटिन्यूअस एक्सरे की बात करें तो ट्यूब वोल्टेज पर डिपेंड करती है, अगर हम कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे की बात करें तो वो मटेरियल पर डिपेंड करती है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द ट्यूब वोल्टेज। सिलेक्शन रूल आपके पास है, जे होता है 0, +-1, एल होता है +-1, एस होता है 0। मोजले लो में कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे के लिए हम प्लॉट करते हैं अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्सेस जेड एटॉमिक नंबर। तो हमारे पास एक लीनियर लाइन आती है जिसका स्लोप होता है हमारे पास, ठीक है। तो इट सिग्निफाइज दैट एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल देन मास नंबर, मोजले लो, ठीक है। तो इसके बाद हमारी मॉलिक्यूलर फिजिक्स शुरू हो जाती है, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो गाइस दिस वाज यूनिट 1, जिसको हमने वन शॉट में रिवाइज किया। नोट्स आपके पास हैं ऑलरेडी, सारे न्यूमेरिकल्स हैं। वीडियो को देखिए एक बार, अगर नहीं समझ आती है दोबारा से देखिए, 2x पर देखिए, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए और एग्जाम में अच्छा करके आइए, ठीक है। दैट इज माय ओनली एम कि आप लोग एग्जाम में अच्छा करके आओ, ठीक है। बाकी यूनिट जो 1 एंड 2 है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, इसके मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कराए हैं, प्लेलिस्ट में जाके देख लेना अच्छे से। वो क्वालिटी क्वेश्चंस है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। जितने अच्छे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा चांसेस हैं कि आप एग्जाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। सो यूनिट 1 एंड 2 वहां से कर लेना। यूनिट 3 में मैंने वन शॉट वीडियो बनाई है, वहां पर क्वेश्चन भी आसान आते हैं। तो ओवरऑल आपकी मैंने ऑलरेडी तैयारी करवा दी है एटॉमिक मॉलिक्यूलर एंड न्यूक्लियर फिजिक्स की। अब आप बारी आपकी है कि आप सारी वीडियोस देख लो, एक बार रिवाइज कर लो अच्छे से, कंसेप्ट को समझ लो। फॉर्मूला पेज बना लेना, एक एग्जाम में जाने से एक दिन पहले फॉर्मूला पेज लिख के जाना, मतलब ठीक है, याद कर लेना उसे। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, उस पर भी मैं यूनिट वाइज या तो वन शॉट वीडियो अपलोड करूंगा या यूनिट वाइज मैं वहां पर वन शॉट रिवीजन दे रहा हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, फॉर्मुलाज एंड थ्योरी का, ठीक है। सो शेयर करिए आप लोग, थोड़ा सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलते रहेंगे आपसे, स्टे कनेक्टेड। व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना एंड फीडबैक फॉर्म भरना मस्ट है आपके लिए, भर दो। तो व्हाट्सएप ग्रुप में रहोगे तो फिर वहां पर हम बातें करते रहेंगे, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।